7:57 पर 8 बजे का कड़क सवाल, क्या निपटा लिए हैं जरूरी काम अगर भोपाल में रहते हैं तो? भोपाल में आज भी बिजली की कटौती होनी है। करीब 30 इलाके ऐसे हैं जहां बिजली गुल रहने वाली है। शहर के अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। दोपहर 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक 1 घंटा 2 मिनट आपके पास अभी भी है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक भोपाल टाउन, जाटखेड़ी, महेंद्र ग्रीनवुड, ईडन पार्क और आसपास के इलाके। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मीनल, दुर्गेश नगर, बालाजी नगर, शबरी नगर और आसपास के इलाके। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चूना भट्टी और आसपास का इलाका। 10 बजे से 3 बजे तक बीडीए कॉलोनी, ई सेक्टर, सलैया, आकृति, ग्रीन सिटी, त्रिभुवन चौराहा, जज कॉलोनी, अमलतास कॉलोनी, एडवोकेट कॉलोनी, ईदगाह और आसपास का इलाका। क्या आप यहां रहते हैं? अगर रहते हैं तो बहुत कम वक्त आपके पास बचा है, काम निपटा लें। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, एक बार फिर बत्ती गुल रहेगी, मेंटेनेंस का ही हवाला होगा या कोई और वजह? हाँ बिल्कुल ललित जी, देखिए मेंटेनेंस के हवाले से ही लगातार भोपाल में जो बिजली कटौती है रोजाना अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और आजकल तो भोपाल वासी सुबह उठते हैं तो इस खौफ के साथ उठते हैं कि कहीं आज हमारा नंबर तो नहीं है। और पेपरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से और जो मैसेजेस आते हैं एनपीबी की तरफ से, उसमें चेक करते हैं कि कहीं हमारे इलाके में तो आज बिजली कटौती नहीं हो रही, क्योंकि एक रूटीन प्रक्रिया ये जो है वो बन चुकी है। और रोजाना भोपाल के करीब करीब 2 दर्जन इलाकों में जो है मेंटेनेंस के नाम पे बिजली गुल कर दी जाती है और लंबे समय तक बिजली नहीं रहती। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, कभी 11 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक। तो इस तरीके का जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है उसमें जो ये पूरा मेंटेनेंस का काम है वो किया जाता है। और ये आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन जाता है, क्योंकि ये वर्किंग डेज होते हैं, यही वर्किंग आवर्स होते हैं, बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है और घरेलू कामकाज भी जो है वो ज्यादातर इसी दौरान निपटाए जाते हैं। बहरहाल बिजली विभाग ने, बिजली डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पहले सूचना दे दी है। जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे थे वहां के रहने वाले बाशिंदों को ध्यान जरूर रखना होगा और समय पर अपने कामकाज निपटा लेंगे। पावर बैकअप की व्यवस्था हो सके तो कर लेंगे, तो ज्यादा दिक्कत परेशानी उन्हें इस दौरान नहीं सामना करना पड़ेगी। जी ये बात सही है कि अगर पावर बैकअप की व्यवस्था हो, ये शेड्यूल्ड है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जानकारी दे दी जा रही है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले कुछ दिनों के भीतर ये तीसरी बार बत्ती गुल का मामला है। मेंटेनेंस को लेकर क्या कोई गारंटी है कि हाँ इतने वक्त तक मेंटेनेंस पूरा कर लिया जाएगा? वासु, निश्चित तौर पर देखिए रोजाना इस तरीके से जो बत्ती गुल है वो हो रही है। बस इलाके बदल जाते हैं, एरिया चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का काम जो है वो अलग अलग जगहों पे डेली किया जाता है। और जब मेंटेनेंस हो भी जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि कभी कोई फॉल्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लो वोल्टेज की समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो रोजाना लगी रहती हैं। हालांकि बिजली विभाग यही कहता है कि हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो लोगों के घर में समस्याएं नहीं होती, उन्हें पर्याप्त वोल्टेज जो है वो मिल जाता है, अच्छी सप्लाई जो है वो मिल जाती है, फॉल्ट्स बार बार नहीं आते। ये तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद रोजाना कई शिकायतें जो हैं वो बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचती हैं, मेंटेनेंस को लेकर हो, बिजली गुल को लेकर हो या अलग अलग फॉल्ट्स को लेकर हो। ये बात सही है। हालांकि जिस तरह के हमारे 2 महकमे हैं, मोटा मोटी तो ज्यादातर महकमे हैं, लेकिन 2 महकमों ने अपने दफ्तरों के बाहर पोस्टर लगवा लेना चाहिए कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। एक तो बिजली विभाग, दूसरा मौसम विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि इन इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है, वो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। रोजाना कमोबेश ऐसी स्थिति बन रही है। वासु ने यह भी अपडेट दिया, या कहें कि मेरी जानकारी में सुधार करवाया कि रोजाना इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। पावर बैकअप अगर आपके पास है, जनरेटर अगर आपके पास है, बहुत बेहतर है, वेल एंड गुड। अब हवा की जरा चर्चा कर ली जाए। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्वालियर की हवा है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है ग्वालियर। डीडी नगर में एक्यूआई के हाल ऐसे हैं मानो आमादा है वो 500 के पार पहुंचने के लिए, 312। महाराजबाड़ा में एक्यूआई 306 पहुंच गया है। 26 प्रदूषित शहरों में ग्वालियर का नाम है। बदहाल सड़कें और वाहनों के चलते प्रदूषण बढ़ा है। ग्वालियर न सिर्फ गुनाह का गढ़, गुस्से का गढ़, बल्कि अब प्रदूषण के गढ़ के तौर पर भी इसे आप जान सकते हैं। ग्वालियर की हवा में जहर घुल रहा है।
मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, और उस प्रदूषित शहर में कहां क्या AQI है वो आप लगातार देख रहे हैं। सुशील के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। सुशील, अब दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर, एक अपनी सांसों को भी संभालना है और न्यूज 18 के दर्शकों को जानकारी भी देनी है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए ललित जी, ग्वालियर के जो लोग हैं एक तरह से कहा जाए तो वो हर तरह से परेशान है, हर तरह से प्रताड़ित है। चाहे अपराध का मामला हो तो यहाँ सप्ताह भर में 5 हत्या, 5 लूट सहित दर्जनों जो है फायरिंग की वारदातें हो जाती है। डेंगू की बात करें तो अकेले 24 घंटे के अंदर 32 से ज़्यादा मामले आए, 1400 से ज़्यादा लोग डेंगू पीड़ित थे। अब हवा भी इतनी जहरीली है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर ग्वालियर रहा है। बुधवार को अगर बात करें देश के 26 शहरों की तो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा, 400 के आसपास जिसका AQI रहा। उसके बाद आप देखिए तो ग्वालियर 26 शहरों में शामिल रहा। मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर ग्वालियर रहा, जहां DD नगर की बात करें तो AQI लेवल 312 रहा। आप समझ सकते हैं कि 312 क्या होता है। हम दर्शकों को बता दें कि जब AQI लेवल 200 से पार जाता है तो वो घातक की श्रेणी में आ जाता है, यानी अति घातक की श्रेणी में ग्वालियर के DD नगर इलाके का AQI रहा। महाराजबाड़े के भी हाल यही रहे, जहां 306 AQI रहा है। कल बुधवार को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर मध्य प्रदेश का ग्वालियर रहा। यहाँ सांस लेना भी जो है मुश्किल रहा है लोगों के लिए, बीमारियों भरा रहा है। आपको बता दें कि इस AQI लेवल बढ़ने की यानी PM10 के बढ़ने की वजह जो है सबसे बड़ी वो यही है कि DD नगर सहित पूरे ग्वालियर इलाके में जो बदहाल सड़कें हैं, धूल भरी सड़कें, उन धूल के कणों से लगातार PM10 बढ़ रहा है, जिसके चलते AQI लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा महाराजबाड़ा DD नगर इलाके की बात करें, जहां AQI लेवल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बदहाल सड़कों के अलावा बढ़ता ट्रैफिक का लोड है। शहर में 20,000 से ज़्यादा टेम्पू है, डीजल टेम्पू है, इसके अलावा ऑटो रिक्शा है। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं इस ग्वालियर शहर को प्रदूषित शहरों में शुमार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुनाह से बच जाओगे, गोली से बच जाओगे, बोली से बच जाओगे, सियासत से बच जाओगे, धुएं से कैसे बच पाओगे, प्रदूषण से कैसे बच पाओगे, यही ग्वालियर का बाशिंदा पूछ रहा है। बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब आपको लिए चलेंगे उज्जैन। देख लीजिए, उज्जैन भी देख लीजिए। वायु गुणवत्ता खराब है, ये उज्जैन के हाल है। धार्मिक मामलों की राजधानी उज्जैन में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। देवउठनी 11 में प्रदूषण का स्तर AQI 272 तक पहुंच गया। अभी आपको सुशील जानकारी दे रहे थे कि 200 ही घातक है, यहां तो 272 तक पहुंच गया है। उसमें भी डिजिटल डिस्प्ले में 2 ठीक से नहीं दिख रहा है, वो 272 है। देवउठनी 11 के चलते उज्जैन में धुआं धुआं। और अब आपको लिए चलते हैं जहां से आपने जाना स्मॉग क्या होता है, धुआं क्या होता है, AQI क्या होता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के मौसम में अचानक बदलाव। यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सुबह के समय आसमान में धुंध छाई रही। दिल्ली NCR की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रेक है ना गाड़ी में, लगाना पड़ेगा। दिल्ली NCR में ठंड बढ़ने के बाद खतरनाक स्मॉग छाया हुआ है। सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम, पूरा NCR स्मॉग कोहरे की चादर में ढका हुआ है। IGI एयरपोर्ट, आनंद विहार, एम्स, अक्षरधाम, यहां तो हालत और खराब है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये आपकी प्यारी दिल्ली ऊपर से देख लीजिए, दिल्ली और NCR का ड्रोन नजारा आप देख लीजिए। इंडिया गेट की तस्वीरें, गेट तो छोड़िए, सामने कौन जा रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। दिल्ली NCR में स्मॉग का साया। गाड़ी चलाएं, ब्रेक भी लगाएं, जिंदगी बचाएं। हवा जहरीली हो चली है, रफ्तार काबू में रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कर्तव्य पथ पर, और दिल्ली के सुबह के हालात के बारे में बात की जाए तो दिल्ली का AQI फिलहाल बना हुआ है
432 पे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्मॉग की ये सफ़ेद भूरी चादर ने दिल्ली को चारों ओर से लपेट लिया है। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ से इंडिया गेट साफ नज़र आता है, जो आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ना केवल इंडिया गेट बल्कि आसपास जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी बिल्डिंग्स यहाँ आसपास नज़र आती हैं, वो कोई भी बिल्डिंग नहीं दिख रही है या बेहद धुंधली दिख रही है। अब आप कर्तव्य पथ के दूसरी तरफ को रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से आम दिनों में जब फॉग स्मॉग नहीं होता है तो जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन भी नज़र आता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल धुंध और कोहरा नज़र आ रहा है। दिल्ली के ज़्यादातर स्टेशंस की अगर बात की जाए तो आज 400 का आंकड़ा पार है, यानी कि AQI जो है वो बेहद खराब से बढ़कर खतरनाक स्थिति में आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार मॉडरेट से डेंस फॉग रहने का अनुमान है, जो कि दिन भर रह सकता है। अगर हवाएं चलती है तो उसके बाद ही मौसम में तब्दीली मुमकिन है। जिस गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई जाती है, उत्तराखंड में उसी गंगा जल की रिपोर्ट पर NGT सवाल खड़े कर रही है। चीफ सेक्रेटरी को हाल ठीक करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि गंगोत्री से ही गंगा जल पीने लायक नहीं। सरकार अब कह रही है एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरवी करने में उत्तराखंड के अफसर पहले ही बदनाम है, तो गंगा जल की क्वालिटी पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जजों ने भी लताड़ लगाई है। 5 नवंबर को गंगा की सफाई से जुड़ी सुनवाई में उत्तराखंड को न सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि गंगा सफाई के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ गईं और गंगा गंगोत्री से ही गंदी है, ये बात NGT ने साबित कर दी। NGT ने गंगा सफाई पर उत्तराखंड सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट देखी तो उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट के दावों पर सवाल उठ गए। गंगोत्री में सीवर का पानी गंगा में गिर रहा है और गंगा जल गंगोत्री से ही प्रदूषित हो रही है। स्टैंडर्ड के मुताबिक 100 ml पानी में फिकल कोलिफॉर्म का लेवल 500 से कम होना चाहिए, जबकि गंगोत्री में ये 540 मिला है। फिकल कोलिफॉर्म का लेवल बताता है कि पानी में सीवरेज पॉल्यूशन ज्यादा है, जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, गंगा में गिरने वाले 53 नाले अभी टैप नहीं है, तो कई सीवरेज प्लांट की क्षमता कम है। उत्तराखंड में गंगा जल के इस हाल पर NGT ने 13 फरवरी तक चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है और एक्शन लेने को कहा है। वहीं सरकार का कहना है कि NGT के आदेश के मुताबिक काम होगा और कमी कहाँ है ये दिखवाया जाएगा। लेकिन यदि NGT ने ये कहा है तो निश्चित रूप से सरकार उसको, उनकी रिपोर्ट को अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद जो भी हमारा एक्शन प्लान होगा उसको हम करेंगे। क्योंकि गंगा जी के लिए तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि गंगा पे सबकी आस्था है, हम लोग तो माँ के रूप में मानते हैं और मैं स्वयं गंगा जी के बारे में मेरा तो बहुत आस्था है। उत्तराखंड में हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक करोड़ों भक्त हर साल कांवड़ भरते हैं। करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। इसी गंगा जल से आचमन करके पाठ पूजन करते हैं, लेकिन गंगा गंगोत्री से ही साफ नहीं है। NGT ने इस पर सबकी आंखें खोल कर रख दी है। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के साथ हुई थी और 2017 से उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है। पर 8 साल में क्या काम हुआ और गंगा कितनी साफ हुई, ये सबके सामने है। दबाव है मनुष्यों का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। तो जो STP सिस्टम वहाँ पे है तो क्षमता के अनुकूल प्रॉपर नहीं बना हुआ है, कम क्षमता का बना हुआ है, जबकि लोगों का आवागमन वहाँ ज़्यादा है, जो लोगों का दबाव है वो ज़्यादा है। और दूसरा, जो गंगोत्री में जो गंगा जी के दोनों तरफ STP सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन एक जगह जो सूर्यकुंड है वो गंगोत्री को क्रॉस करके, मतलब सूर्यकुंड गंगा जी के ऊपर से सीवर लाइन को क्रॉस कर लिया गया है, जो गलत है। क्योंकि वहाँ पे जो सीवर है वो कभी कभी लीकेज होता है तो सीधा वो गंगा जी में जाता। चीफ सेक्रेटरी के सामने रिपोर्ट देने और एक्शन के लिए ठीक 3 महीने हैं, लेकिन जो काम 8 साल से नहीं हो सका वो 3 महीने में होने की उम्मीद ना के बराबर है। वहीं जब उत्तराखंड के दावे NGT मानने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी क्या भरोसा करे जिसकी गंगा पर आस्था टिकी है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
मां गंगा मोक्ष देती हैं और गुना में ट्रक मौत बांट रहे हैं। नेशनल हाईवे 46 पर हादसा हो गया। मजदूर परिवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर में पति की मौके पर मौत हो गई और उसके बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। शिवपुरी से मजदूरी कर यह परिवार लौट रहा था। म्याना थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। नेशनल हाईवे 46 पर हादसा। मजदूर परिवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। पति की मौके पर मौत, ड्राइवर फरार। शिवपुरी से मजदूरी करके परिवार लौट रहा था, मौत का शिकार हो गया। आपके कौन है? मेरा आदमी है। तुम्हारा कहाँ से हो? हैं? आपके कौन है जी? क्यों? आपके कौन है? मेरा आदमी है। तुम्हारा कहाँ से हो? गुना से संदीप दीक्षित जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी घटना की। भाई दर्दनाक हादसा है ललित। सुबह से ये लगभग 3 से 4 बजे की घटना है। गुना से 10 किलोमीटर दूर भदौरा गांव के पास म्याना थाना क्षेत्र का मामला है। किसी अज्ञात वाहन ने इस मोटरसाइकिल सवार में टक्कर मार दी। ये परिवार शिवपुरी में मजदूरी करता था। अब इसका सब जिला चिकित्सालय लाया गया है। पीएम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। ललित, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें नेशनल हाईवे 46 पर, यह आपको सुनना चाहिए। तुम्हारा कहाँ से हो? हैं? आपके कौन है जी? क्यों? आपके कौन है? मेरा आदमी है। तुम्हारा पेट भरने के लिए गया हुआ था यह परिवार। पापी पेट के लिए गया हुआ था। यह बदहवास औरत अपना सिंदूर नहीं भर पाएगी। इस बदहवास औरत को तोड़नी पड़ेंगी अपनी चूड़ियां और छाती से लिपटा ये बच्चा अपने पिता का नाम सिर्फ नाम में देख पाएगा। आपके कौन है? ये है खूनी हाईवे, खूनी हादसे। तुम्हारा कहाँ से हो? हैं? आपके कौन है जी? इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रिपोलिंग की मांग की है। विजयपुर के 195 बूथ पर रिपोलिंग की मांग की गई है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के दबंगों ने मतदान नहीं करने दिया। दबंगों के खिलाफ क्या पुलिस एफआईआर करेगी? क्या पुलिस दबंगों की गिरफ्तारी करेगी? कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विजयपुर में कल जिस तरह का घटनाक्रम रहा, आदिवासियों को, दलित को मारते वक्त धमकी देने वाले बोल रहे हैं, हारे तो भी तुम्हारा यही हाल होगा, जीते तो भी तुम्हारा यही हाल होगा। क्या हाल है, वाह। विजयपुर की तस्वीरें और उन तस्वीरों को लेकर अब दिग्विजय सिंह का यह कहना, रिपोलिंग होनी चाहिए। विजयपुर उपचुनाव को लेकर और विजयपुर से कल दरअसल जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उसके बाद ये तय माना जा रहा था। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, जिन्हें धमकाया जा रहा है उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि जीतो या हारो तुम्हारे हाल यही रहेंगे। और अब दिग्विजय सिंह, वासु। बिल्कुल ललित, देखिए अगर हम राजनीति से इतर भी इस पूरे मामले को देखें, लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से कल विजयपुर में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के दौरान और उपचुनाव के पहले वोटिंग के दौरान भी हमने देखा जिस तरीके की हिंसक तस्वीरें आई, जो वारदातें वहां पर हुई, जो डराने धमकाने जैसी तमाम सारी बातें निकलकर सामने आई, तो इसमें तमाम सवाल वही खड़े होते हैं कि जब आपको पता है शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को कि बहुत सेंसिटिव इलाका है, इस तरीके की घटनाएं ग्वालियर चंबल के इलाके में हो, विजयपुर के इलाके में हो, पहले भी कई बार हुई हैं, तो फिर व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त क्यों नहीं रखी गई? और अगर इस तरीके के गुंडागर्दी के आलम में अगर चुनाव होंगे तो लोकतंत्र कितना मजबूत बन सकेगा, लोग कितने बेखौफ होकर घर से निकल सकेंगे और वोट कास्ट कर सकेंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो लोगों के मन में क्या एक खौफ नहीं रहेगा कि हम अगर वोट करने जा रहे हैं तो भी हम सुरक्षित हैं या नहीं? बहरहाल जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो बीजेपी कांग्रेस के जो सियासी वार पलटवार हैं वो शुरू हो जाते हैं। और कल बूथ 195 का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है, कांग्रेस ने भी इस पूरे वीडियो को ट्वीट करने का काम किया है और गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। चुनाव आयोग से मांग की है कि रिपोलिंग जो है वो इस बूथ के ऊपर कराई जानी चाहिए, क्योंकि एक परिवार को जो मतदान करने आया था उसे रोका गया। इसके इतर भी विजयपुर से कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो दिन भर सामने आती रही, जहां लड़ाई झगड़े हुए, कई बार दोनों ही दलों के जो लोग हैं वो थाने में पहुंचे।
इलेक्शन कमीशन में भोपाल तक पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रतिनिधिमंडलों ने चक्कर जो है वो लगाए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या कुछ रुख होता है, कांग्रेस की मांग पर क्या वहां पर ही पोलिंग करवाई जाती है या कुछ स्पष्टीकरण जो है वो इस पूरे बात को लेकर देते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। और वासु हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। भिंड में अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बिना रॉयल्टी के 9 डंपर जब्त किए गए हैं। एसडीएम लाहार ने यह एक्शन लिया। दबो बाईपास पर रेत माफिया द्वारा जमा अवैध रेत भंडारण पर भी एक्शन लिया गया। बिना रॉयल्टी के 9 डंपर जब्त किए गए हैं। अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन। अंबिकापुर में भी रेत माफिया पर शिकंजा कसा गया है। अवैध तरीके से रेत पर परिवहन करते हुए कार्रवाई की गई है। रेत से भरी 6 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। 5 ड्राइवर भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। लखनपुर पुलिस और खनिज विभाग दोनों का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा। रेत माफिया पर एक्शन। रेत से भरी 6 गाड़ियां जब्त, 5 ड्राइवर अरेस्ट। अंबिकापुर में रेत माफिया पर एक्शन। अवैध रेत परिवहन करते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है। रेत से भरी 6 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। 5 जो ड्राइवर हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। लखनपुर पुलिस और खनिज विभाग ने ये कार्रवाई की है। और अब टॉप 20।